तो अब अपन इसके आगे बढ़े। आर्टिकल 32 अपना हो गया था, जिसके अंतर्गत क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और ये एक मौलिक अधिकार है, तो इसके तहत क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जो कि अपन ने कल देखी थी पांचों: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। और यही रिटें जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास भी है, जो कि दिया गया है आर्टिकल 226 के तहत। और दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था, क्या है वो अंतर, ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जो रिट देने का अधिकार है वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से मना नहीं कर सकता। पर आर्टिकल 226 मौलिक अधिकार नहीं है, तो हाई कोर्ट चाहे तो नकार सकता है। खास बात इसमें यह है कि कभी भी कोई भी केस होता है तो सबसे पहले आपको अपनी टेरिटरी वाले उसमें जाना पड़ता है। इंदौर में कोई केस हो जाए अगर आपका, तो आप सबसे पहले जो इसका क्षेत्राधिकार में आने वाली कोर्ट होगी उसमें जाओगे, एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर अगर मान लो वो कोर्ट तक पहुंचने का मामला हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, होते होते फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मली मामले ऐसे जाते हैं ना, सबसे पहले तो उस क्षेत्र के, फिर वहां से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो अपील ऊपर करोगे, फिर और ऊपर अपील करोगे। मौलिक अधिकारों के मामले में खास बात यह है कि आर्टिकल 32 के तहत ये अधिकार मिला हुआ है नागरिकों को कि डायरेक्ट सीधे कहां जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसकी खास बात है, ये दो बातें खास हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, अपील करके केस पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट कभी भी डायरेक्ट केस नहीं पहुंचते हैं, छोटे न्यायालय से बड़े न्यायालय, फिर उससे ऊपर के न्यायालय, फिर उससे ऊपर के न्यायालय। पर मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सीधा जाया जा सकता है, और ये अधिकार किससे मिला हुआ है, आर्टिकल 32 से मिला हुआ है। इसी वजह से कहा जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय है ये क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। चाहो तो इसको लाइन को लिख लेना आर्टिकल 32 के बाद ही नोट करके, कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटक कहा जाता है। ठीक है, अब अपन जल्दी से 33, 34, 35 आज खत्म करेंगे, तो पहले उसको लिख लेते हैं। ये लिख लिया, इसके बाद अगला लिखिए अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। पहले बिना दिमाग लगाए लिख लो, फिर अपन उसको सब समझ लेंगे। लिखिए प्रावधान, संसद, हाँ आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33, इसका प्रावधान क्या है, संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। आगे लिखिए, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधिकार, आदि। अगला लिखिए क्रियान्वयन, पुलिस बल अधिनियम का वो नाम लिख लीजिए, पुलिस बल अधिकारों का निषेध अधिनियम,
1966, इसके अलावा वायुसेना का अधिनियम है, जल सेना का है, थल सेना का है, तो ऐसे अलग अलग ना लिखते हुए एक साथ लिख लो। वायुसेना, नौसेना, थल सेना मत लिखो अधिनियम का नाम, क्योंकि केवल सेना है, वो है थल सेना के लिए ही। और सेना अधिनियम 1950। ठीक है, अगला लिखिए अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में लिखिए प्रावधान, भारत के किसी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लागू है, तो वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए, यहां पे एक काम करो, थोड़ी सी 2-3 लाइनें छोड़ देना, इसके बाद अगला लिखना अनुच्छेद 35। इसका प्रावधान लिखिए, कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून निर्माण करेगी। जैसे अनुच्छेद 17 के क्रियान्वयन के लिए कौन सा एक्ट था? कौन सा एक्ट था? अनुच्छेद 17 में क्या था? अनुच्छेद 17 में बिल्कुल याद नहीं है। आगे आगे पाठ, पीछे सा पाठ। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, और उसको मिटाने के लिए जो कानून बनाया संसद ने, वो कौन सा एक्ट था? SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट, ईयर 1989। क्या बोलूं, अब लिखो और क्या। सच में बिल्कुल मजा नहीं आता ऐसे में। ऐसे में क्या होता है ना, आप ही का नुकसान है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दूंगी सिलेबस खत्म करके, पर अगर आपको पता होता है चीजें एक्स्ट्रा निकल कर आती हैं। बहुत सारा पढ़ाने वाले में जब जोश होगा तो आपको सोच के देखो ना कि उस जोश में कितनी सारी एक्स्ट्रा बातें निकलती। रही बात सिलेबस की, तो वो तो मैं जो सोचा है नहीं हो करवाऊंगी, मेरी जिम्मेदारी है, उससे तो मैं नहीं भाग सकती। बट आप लोग अगर पढ़ के आते हो ना, तो हमारा भी मोटिवेशन हाई रहता है और फिर हमें भी तो एक्स्ट्रा चीजें बताने में अच्छा लगता है ना। पर आप अगर ऐसे सुन सपाट बैठे रहोगे, कौन 17, कौन 14, कौन 16, कुछ मजा नहीं आता भाई।
ना पढ़ने में, ना ऐसे में, ना पढ़ाने में। अब आप देख लो, क्या बोलूं, बच्चे आप भी नहीं हो कि मैं डांटूं कि हाँ छड़ी हाथ खोलो। चलिए तो इनको देख लेते हैं अपन। बेसिकली आर्टिकल 33 क्या कहता है? अभी तक अपन ने देखे थे सारे के सारे मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार कहां से शुरू हो रहे थे? अनुच्छेद 14 से, जो कि चले अनुच्छेद 32 तक। और जो पूरा मौलिक अधिकारों वाला भाग है वो शुरू हो जाता है कहां से? आर्टिकल 12 से, जो जाता है आर्टिकल 35 तक, जिसमें से बीच में वो तो हो गए थे मौलिक अधिकार। 12 और 13 में तो आपने देख ही लिया, 12 में राज्य की परिभाषा थी, 13 में जुडिशियल रिव्यू था, और बाकी मौलिक अधिकार हो गए। अब 33, 34, 35 में उन मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। जैसे कि आर्टिकल 33 क्या कह रहा है कि भाई अभी तक हमने क्या देखा? मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, होने पे न्यायालय जाया जा सकता। अभी तक अपन यही सब देख रहे थे। आर्टिकल 33 क्या कह रहा है कि अगर सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां, इनमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी तो नागरिक हैं, और अगर उनको भी पूरे मौलिक अधिकार दे दिए जाएं तो क्या ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक बात होगी? नहीं होगी। तो इस वजह से अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सशस्त्र बलों में काम करने वाले, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करने वाले, खुफिया एजेंसीज में काम करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इस प्रतिबंध को लगाने के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद। अब वो कैसे मौलिक अधिकारों पर लगेगा? तो उदाहरण के लिए जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर मान लीजिए कोई सेना में काम करने वाला व्यक्ति है, सैनिक है, अधिकारी पद पर है किसी भी, और वो भी जाके कोई ऐसी बात बोल दे जो दो देशों के युद्ध का कारण बन जाए या सरकार की अनस्टेबिलिटी का कारण बन जाए, तो क्या होगा? तो इस वजह से इनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो पुलिस के लिए जो एक्ट बनाया गया है 1966 का, पुलिस बल अधिकारों का निषेध अधिनियम, कि भाई वो क्या नहीं कर सकते? संगठन नहीं बना सकते, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप कभी देखेंगे अधिकारियों को कि कुछ भी बोल सकते हैं? नुक्कड़ पे खड़ा हुआ व्यक्ति तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप से लेके मोदी जी के बारे में रिव्यू दे देगा, है ना। और कभी आप किसी अधिकारी से पूछिएगा, वो कभी भी आपको ऐसे ओपनली रिव्यूज देते नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है। स्वाभाविक सी बात है, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, आप ऐसे नॉर्मल व्यूज नहीं रख सकते हैं अपने। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे एक केस हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बड़ा वो किया था ट्रोल कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक सैनिक था, उसने वहां से वीडियो पोस्ट कर दी थी अपनी कि हमको ऐसी दाल मिलती है, ऐसी रोटी मिलती है। याद है कोविड के टाइम पे हुआ था, एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हुआ था, और फिर उसके खिलाफ कार्यवाही की गई। तो लोगों ने ये कहा कि भाई कितना गलत कर रहे हैं, वैसे तो बेचारे सैनिक हैं, ठंड में ऐसे माहौल में जी रहे हैं, ऊपर से अगर उसने शिकायत कर दी तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो गई, ये तो तानाशाही है। इस तरह की बातें आई थी। पर आप सोच के देखिए, अगर कोई सेना में काम करने वाला है और अगर वो इस तरह की न्यूज सर्कुलेट कर दे, तो इससे आपकी छवि दूसरे देशों में, आपके खुद के देश में क्या होगी, और इसके कई सारे सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। कायदे से तो ये होना चाहिए ना कि भाई उनकी जो शिकायतें हैं वो इंटरनली देख लेंगे, उनका पूरा शिकायत का अपना चैनल होगा, पैनल होगा। अब वो कोई ये कहे कि नहीं भाई हमको तो अभिव्यक्ति की आजादी है, तो नहीं, आप एक आम नागरिक नहीं है, सशस्त्र बल में, अर्धसैनिक बल में, खुफिया एजेंसियों में काम करते हैं, तो सरकार आपके नागरिक उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और ये अधिनियम बने हुए हैं, वायुसेना का अधिनियम 1950 का, उनके अपने कुछ नियम है। नौसेना अधिनियम 1950 है और सेना अधिनियम भी 1950 है, तीनों ही 1950 के, और तीनों के लिए अलग अलग बातें कही गई है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो पहली चीज क्या हुई, इन फोर्सेस में काम करने वाले व्यक्तियों के, अधिकारियों के, मतलब कायदे से वो अधिकारी हो जाएंगे ना, नागरिक होते हुए भी, तो उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। फिर अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल 34 ये लगा रहा था अधिकारियों पर प्रतिबंध के मौलिक अधिकारों पर। ये कह रहा है कि मान लो अगर किसी भारत के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, तो वहां के जो नागरिक हैं उनके भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर बात आती है मार्शल लॉ क्या होता है। तो मार्शल लॉ बेसिकली किसी कानून का नाम नहीं है, कोई लॉ नहीं होता है। कोई भी क्षेत्र का प्रशासन जब सेना को सौंप दिया जाता है तो उनकी अपनी प्रॉपर नियमावली होती है, उनके अपने कैंटोनमेंट क्षेत्र होते हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं। तो जब सेना अपने तरीके से किसी क्षेत्र का प्रशासन करती है तो उसको कहा जाता है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल लॉ है, बेसिकली सेना जब अपने तौर तरीकों से एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उनके अपने लॉज हैं, फिर उनके तहत तब उसको कहा जाता है मार्शल लॉ। अब उस जगह पे अगर किसी नागरिक के प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई संगठन नहीं बना सकते,
या हर कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, या आपको अपने विचारों को बोलने की वैसे मंच पे कन्वे करने की आजादी नहीं है, और वो जाए पता चला पहुंच जाए कोर्ट कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो नहीं। ऑलरेडी आर्टिकल 34 ने क्या कहा है, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वहां के नागरिक के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ना, मार्शल लॉ लगाया ही तब होगा जब कोई दिक्कत होगी। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लमेटिक एरिया है, और उसमें अगर किसी को पूरी आजादी दे दी जाए, अभिव्यक्ति की आजादी और सब कुछ, तो वो तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है ना। तो बेसिकली ये प्रावधान उन परिस्थितियों से बचने के लिए किए गए हैं। और अगला है आपका आर्टिकल 35 लास्ट, जो कि ये कहता है कि कुछ मौलिक अधिकार तो डायरेक्ट क्रियान्वित हो जाते हैं, जो लिखा हुआ है वैसा हो जाएगा, वो प्रावधान है। तो कुछ ऐसे हैं जिनको लागू करने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है, तो वो कानून का निर्माण कौन करेगी, संसद। तो अभी तक अपन ने देखा, जैसे आर्टिकल 17 में उन्होंने सिंपल लिख दिया कि भाई अस्पृश्यता का अंत होगा। अब अस्पृश्यता का अंत कह देने से अंत हो जाता है क्या, उसके लिए कानून लगेगा, प्रावधान लगेंगे, सजा के प्रावधान होंगे, क्या चीजें होंगी, किसको आरोपी माना जाएगा किसको नहीं। तो वहां किसकी जरूरत है, एक एक्ट की, अधिनियम की, जो कि कौन बनाएगी, संसद। तो अभी तक अपन ने तमाम आर्टिकल्स में देखा था किसके लिए संसद ने अधिनियम बनाया है, इसके लिए संसद ने अधिनियम बनाया है। तो वो अधिनियम बनाने की शक्ति भी कहां दी गई है, आर्टिकल 35 में। तो ये थे आपके मौलिक अधिकार। ठीक, अब इसके बाद अपन ये देख लेंगे कि भाई यहां से प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं। पहली चीज तो अभी तक अपन ने जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े हैं, एक प्रश्न तो बिल्कुल नॉर्मल है, स्पष्ट है, जो कि मैंने अब तक आपको बार बार लिखने के लिए भी दिया है कि सिंपल कोई भी जो मौलिक अधिकार है उसके प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। और अभी तक अपन ने जितने भी मौलिक अधिकार किए हैं, मैंने सब में आपसे कही था कि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस रोज ही करना है मेरे बोले बिना, कि उस 2 मार्कर में एक लिख के देखना कि भाई उसके प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। मान लिया आर्टिकल 19 के प्रावधान स्पष्ट कीजिए, 20 के स्पष्ट कीजिए, 21 के स्पष्ट कीजिए। सेम प्रश्न आ सकता है 7 मार्कर में, पर हर आर्टिकल का 7 मार्कर नहीं बनेगा, जहां जहां बनेगा मैंने पढ़ते पढ़ते वो आप लोगों को बताया था। तो एक प्रश्न तो वो बनेगा बिल्कुल सिंपल, जो कि बन चुका है, पहले भी आया हुआ प्रश्न है ये, कि सो एंड सो डैश अनुच्छेद के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। 2 मार्कर में भी 7 में भी, तो वो तो अपन लिखने का तरीका सीख चुके हैं। 2 मार्कर में आएगा तो फॉर्मेट क्या होगा, 2 मार्कर का फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले तो उस अनुच्छेद का क्या प्रावधान है हम वो बता देंगे, शॉर्ट में जो उसका मेन टैगलाइन है वो बता देंगे। अगर वो किसी संशोधन से जोड़ा गया है तो हम उससे संबंधित वहां पर संशोधन बता देंगे। अगर मान लो वो किसी संशोधन से नहीं जोड़ा गया है तो उसके क्रियान्वयन के लिए कोई एक्ट बनाया गया होगा, तो हम वहां पर वो क्रियान्वयन का एक्ट बता देंगे। या उससे संबंधित, या क्या मतलब, ये तो सब में ही आ जाएगा, उस पर कोई प्रतिबंध लगाया गया होगा तो हम उसमें क्या बता देंगे, युक्त प्रतिबंध बता देंगे। तो कुल मिला के 2 मार्कर का फॉर्मेट दिमाग में क्लियर रखना है कि कोई भी प्रावधान आएगा, अनुच्छेद आएगा तो पहले प्रावधान बताएंगे, संशोधन से जुड़ा है तो संशोधन वाला पॉइंट ऐड होगा, नहीं जुड़ा है तो ये वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा, क्रियान्वयन वाला, उसके लिए कोई अधिनियम बनाया गया होगा, और अगला उसका युक्त प्रतिबंध। और अगर मान लो उसमें कोई विशेष बात है पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो अपन उसको विशेष करके वो लिख देंगे, डिपेंड करता है किस पे कौन सा लागू हो रहा है। रही बात 7 मार्कर की, तो 7 मार्कर में तो सब कुछ ही आ जाएगा जो भी अपन ने पढ़ा हुआ, क्योंकि 7 मार्कर हर जगह से नहीं बनेगा। 7 मार्कर कहाँ से बनेगा, मौलिक अधिकारों पर टिप्पणी कीजिए, तो आप सारे मौलिक अधिकार बता सकते हैं। उसमें आ जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी कीजिए, तो 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) वो आप पूरा बता सकते हो। या तो वहां से क्या प्रश्न आ जाएगा, अनुच्छेद 21(a) को समझाइए, जिसमें शिक्षा का अधिकार था, जो कि मैंने एक दिन आपको लिखने के लिए भी दिया था। सुनो बस नहीं, इन चीजों को लिखते चलो। अब मैं बोलूं फिर बच्चों की तरह एक एक डिक्टेट करके लिखवाऊं, इज नॉट सो कूल। अब थोड़ा हो गई है आपकी क्लास, अपन इतने बच्चे नहीं बचे कि एक एक चीज लिखवाई जाए। तो या तो इसको दिमाग में रखो या तो लिखते रहो, पर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये नहीं कि बस सुन के चले गए। ठीक, तो 2 मार्कर के तो आपको समझ में आ गए। 7 मार्कर में कहां से बनेंगे, एक 19 से बन सकता है, एक आपका 21(a) से बन सकता है, शिक्षा का अधिकार, और आ सकता है समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो 14 से लेकर 18 आप 7 मार्कर में बहुत अच्छे से बता सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको आंसर फॉर्मेटिंग स्टाइल में लिखवाया है, तो 7 मार्कर में लिखना बहुत बड़ी डील नहीं है, आप उसको डील कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लिख के देखोगे, क्योंकि अभी आप लोग शुरुआती दौर में थे, पॉलिटी थोड़ी सी कठिन पड़ती है शुरुआत में, तो मैंने अभी तक क्लास में वो नहीं करवाया है आंसर राइटिंग, इसलिए अभी घर पे लिखने दे रही हूँ कि भैया घर पे लिख के देख लो, देख के लिख लो, फिर अपन क्लास में आंसर राइटिंग शुरू करेंगे आखिरी के या शुरुआत के 15 मिनट। फिर ये नहीं होना चाहिए मुंह देख रहे हैं, क्या था क्यों था नहीं पता हमको, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कैसे
तो ये अचानक से आज हुई? हाँ, तो अभी मैंने क्या बोला वो समझ में नहीं आया? हाँ ठीक है, तो मैं कम कर लूंगी, पर मैं ये कह रही हूँ कितने दिन से अपन ने जो पढ़ा वो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अभी टॉपिक खत्म हो गया, इसलिए मैं स्पीड में उस बात को पूरा खत्म कर रही हूँ कि ऑलरेडी, और अभी जितनी भी बातें मैंने बोली हैं इसको मैंने जल्दी इसलिए इसको स्पीड में खत्म किया क्योंकि ये बातें मैं रोज बोल रही हूँ। अब एक ही बात मैं रोज धीरे धीरे बोल के समझाऊं, इतने बच्चे भी अपन नहीं रहे हैं, मैं दोबारा अपनी पुरानी ही बातें रिपीट कर रही हूँ। इस वजह से मैं उसको फास्ट में जा रही हूँ कि अपन को आगे भी बढ़ना है, कि ऑलरेडी आपको बार बार कहा जा चुका है कि ये सारे अपन ने जितने अधिनियम किए हैं इन सब के आप एक बार 2 मार्कर की प्रैक्टिस करिए। 7 मार्कर के मैंने आपको जो प्रश्न अभी बताए हैं और जो पढ़ते पढ़ते भी बताए थे उनकी प्रैक्टिस करिए। मौलिक अधिकारों के बाद से जो भी अब अपना अगला टॉपिक चला करेगा, अब अपन क्लास में भी आंसर राइटिंग क्या करेंगे, मेरा सिर्फ इतना सा मतलब था। अभी घर पे लिखने की लिबर्टी है, तो आप देख कर लिखिए, कंटेंट समझ के लिखिए, चेक करवाइए, जो भी कमी होगी धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगी। फिर क्या होगा, पता चला क्लास में देना शुरू किया और आप में से कोई फिर क्या होता है 50 मान लो 90% ने लिख दिया और एक भी ये कह देता है ना कि नहीं समझ में नहीं आया, तो आप सोच के देखो टीचर का दिमाग कैसा खराब होगा कि इतने दिन से गला किस बारे में फाड़ा जा रहा था, समस्या थी तो तब पूछना था ना। और फिर वो एक की समस्या से क्या होता है, सबकी समस्या हो तो बात अलग है, सबकी समस्या है मतलब मेरी तरफ से कोई समस्या रही होगी और सब सही कर रहे हैं और मात्र एक को दिक्कत हो रही है, तो फिर वो दिक्कत किसकी बन जाती है? आपकी तो है, पर इंटरप्ट तो फिर पूरी क्लास होती है ना। मान लो मैं रोज जो बात बता रही हूँ सब लोग फॉलो कर रहे हैं और एक बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है, और जिस दिन करवाना क्लास में शुरू करूँ वो आके खड़ा होकर कुछ कहने लगे, उस देर में सिर्फ वो इंटरप्ट या मैं नहीं होंगी, आप सब भी तो होंगे ना। इस वजह से मैं बार बार एक ही बात को इतने दिनों से रिपीट कर रही हूँ, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित ये चीजें आप लिख कर देखना। अब कुछ चीजें हैं जो इससे अलावा प्रश्न आ सकते हैं, तो अपन उनको और देख लेते हैं। जैसे जब मैं प्रश्न बोलूं ना, तो या तो कहीं टॉपिक के पीछे प्रश्न लिख लिया करो, क्योंकि अलग से तो मैं डिक्टेट करूंगी नहीं कि लिखो प्रश्न, तो उस समय आप या तो कॉपी के पीछे पेजेस बना लो, टॉपिक वाइज जो भी चल रहा है उसके प्रश्न लिख लिया करो। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये आ सकता है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और विधिक अधिकार में अंतर बताइए। ठीक है, तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा विधिक अधिकार क्या होते हैं। चलो वो समझ लेंगे। एक और प्रश्न लिख लो, मौलिक अधिकार की या मौलिक अधिकारों की विशेषता या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसी को मौलिक अधिकारों का महत्व भी कह सकते हैं। ये तो हुए सिंपल क्वेश्चन। अब जो थोड़े हैवी टाइप के क्वेश्चन हैं ना, आजकल जो एनालिटिकल आने लगे हैं, वो अकेले मौलिक अधिकार से नहीं आएंगे। पीएससी का पैटर्न पकड़ना, अभी तक का पैटर्न कैसा चलता था, वो टॉपिक्स में से स्टिक रहते थे, मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। अब वो पूछते हैं 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार प्रश्न आया था, मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं एक दूसरे के पूरक हैं, सिद्ध कीजिए। तो अब इस तरह के प्रश्न हम कब बता सकते हैं, जब हमने मौलिक अधिकार भी पढ़ लिए हों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ लिए हों। कभी वो पूछ लेगा मौलिक कर्तव्यों के साथ कोई संबंध पूछ लेगा। अब वो प्रश्न आते हैं 10 मार्कर में वैसे वाले, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में जब वो सारे टॉपिक हो जाएंगे। तो तब तक हम जो सिंपल बनने वाले पके पकाए क्वेश्चन है उतने तो रेडी रख सकते हैं। तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिर से शुरू कर रही हूँ आप लोग, क्योंकि मुझे कम्युनिकेटिव नहीं लग रहा है और लिटरली मेरे लिए मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है पढ़ाते हुए इस चीज से। नहीं समझ आ रहा तो भी बोलो, समझ आ रहा है तो भी बोलो। शून्य सपाट आप लोग बैठे रहते हो ना, इससे यहाँ खड़े व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता। अब एक तरीका तो ये होता है मैं ध्यान ही ना दूं तुम पे, है ना, ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना, और पढ़ाऊं चली जाऊं, बट वो अच्छा नहीं है ना आपके लिए ना मेरे लिए, मजा नहीं आती उसमें। तो प्लीज बी कम्युनिकेटिव, कि जो मैंने अभी तक इतनी बातें बोली क्या वो क्लियर है? अभी अपना टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, जो कि पूरा हो चुका है, तो क्या वो पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ आपको? पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या होंगे, तो 2 मार्कर क्या होंगे मैंने आपको बता दिया, सारे प्रावधान तो लिख लो फिर से, वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट चीज क्या, उससे बनने वाले 7 मार्कर कौन से हो सकते हैं,
तो वो जो अनुच्छेदों से संबंधित थे वो तो मैंने पहले बता ही दिए थे, और उसके अलावा हो सकते हैं तो मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार में अंतर और उससे की विशेषताएं और ये सब। ठीक, इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। 10 मार्कर का मैंने आपको क्या बोला कि वो अपन मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी हो जाने के बाद में देखेंगे, क्योंकि वहां से एनालिटिकल प्रश्न बनेगा। अब ये दो चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं कि भाई विधिक अधिकार क्या है और हम विशेषताओं में क्या बताएंगे। ठीक, 7 मार्कर, 7 मार्कर। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं एक बात को बता चुकी हूँ, पर आप लोगों के जो शून्य सपाट चेहरे हैं ना, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ से बात ऐसी चली गई या कहीं और से लीक कर गई, यहाँ से यहाँ गई है कि नहीं गई। इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाता होगा, पर जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक, तो विधिक अधिकार का मतलब होता है जो भी अधिकार आपके संविधान में दिए गए हैं मौलिक अधिकारों से बाहर, तो वो सारे अधिकार क्या कहलाते हैं आपके, विधिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में अगर वो अधिकार शामिल है तो क्या होता है, उसका हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी अधिकारों का हनन होने पर हम नहीं जा सकते? न्यायालय जा सकते हैं, पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा, अपील होते 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 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जाएंगे। तो वो है आपके विधिक। फॉर एग्जाम्पल आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, आज की डेट में भी वो अधिकार है पर मौलिक अधिकारों के बाहर है, उसको शामिल कर दिया गया है अनुच्छेद 300 में, 300A में। तो आज तो वो क्या हो गया, विधिक अधिकार। तो कायदे से विधिक अधिकार का अगर आपसे पूछा जाए, मान लो कभी कोई 2 मार्कर में पूछ ले कि भाई विधिक अधिकार क्या होते हैं, तो कौन से अधिकार, नागरिकों के ऐसे अधिकार जो कि मौलिक अधिकारों के बाहर वर्णित किए गए हैं, वो सब क्या होंगे, विधिक अधिकार। जैसे कि आपको वोट देने का अधिकार है ना, वयस्क मताधिकार जो मिला हुआ है कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट दे सकता है, तो ये भी तो एक अधिकार है ना। तो क्या ये एक मौलिक अधिकार है? नहीं है। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 326 में, तो कायदे से ये क्या हो गया, एक विधिक अधिकार। तो पहली चीज तो ये कि भाई विधिक अधिकार होते क्या हैं, तो फंडामेंटल राइट के बाहर के अधिकार कहलाते हैं विधिक अधिकार। और फिर यहां से प्रश्न बन सकता है कि इन दोनों में अंतर बताइए, तो क्या आएगा इनका अंतर। अभी आपने जो सुना उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या अंतर हो सकता है? ठीक है, पहले में तो डेफिनेशन बता दोगे, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, इसमें बता दोगे नहीं जा सकते। तीसरी चीज डिपेंडेंसी देती है कि ज्यादा करना या नहीं करना, किस पे, किस में, मतलब विधिक अधिकार, विधिक अधिकार में। हाँ, वोटिंग का अधिकार, करना है, देना है, नहीं देना। हाँ, मतलब उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और क्या हो सकता है? हाँ, लचीला है, तो इसका मतलब क्या निकल कर आ जाएगा, सही बोला। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स आसानी से निरस्त नहीं किए जा सकते, पर विधिक अधिकार निरस्त किए जा सकते। मान लीजिए आर्टिकल 326 में आपको वयस्क मताधिकार दिया हुआ है, कल मान लीजिए देश की परिस्थितियां बदलें और उसमें कोई संशोधन करना हो तो कर सकते हैं। आपको संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है 301 के अंतर्गत, कभी उसमें कुछ परिवर्तन करने हो तो आसानी से किए जा सकते हैं, पर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत कठिन है, और उनको हटाया तो नेगेटिव परिवर्तन तो किया ही नहीं जा सकता, पर विधिक अधिकारों में किया जा सकता है। चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख लो, विधिक अधिकार में शॉर्ट में लिख लो, मौलिक अधिकारों से बाहर के अधिकार, मौलिक अधिकारों से बाहर स्थित अधिकार जिनकी संविधान में व्याख्या की गई है। संविधान में व्याख्या की गई है या जिनका संविधान में वर्णन किया गया है, जैसे अनुच्छेद 300 का इसका भी पूरा लिख लो, विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को
संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला लिख लो, अनुच्छेद 326 इसके अंतर्गत दिया गया है वयस्क मताधिकार और पूरा ही उसको पूरा नाम लिख लो, सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, इसके बाद एक और लिख लो, आर्टिकल 325 भी लिखी लो। आर्टिकल 325 धर्म, मूलवंश, जाति, या लिंग भेद के बिना मतदाता सूची में स्थान दिया जाएगा। क्या? हाँ, वोटिंग राइट्स तो होता है अनलेस और अनटिल वो इतना दोष सिद्ध कर दिया गया हो कि भाई उसको बिल्कुल ही कुछ स्पेसिफिक केस है तो बात अलग है, और बिल्कुल वोटिंग राइट्स तो होते ही हैं। अब उनके लिए अब डिपेंड करता है ना कि वो कौन से वाले उसमें हैं, केस में आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पता चला क्रिमिनल है और चलो आज का वोटिंग का डे है तो लेके जेल खोल दी, जाओ अपना अपना, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके अपनी प्रावधान और उसकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, जेल नियमावली होती है, तमाम तरीके होते हैं उसके अपने। ठीक है, बेसिकली ये हुए आपके विधिक अधिकार, और इन विधिक अधिकारों का हनन होने पर भी आप न्यायालय जा सकते हो। पर इसके लिए रिट जारी कौन करेगा? इसके लिए रिट जारी करता है हाई कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। अगर हाई कोर्ट में मामला सुलझ नहीं पाता है तो अपील करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो लिख लो उसको भी नोट करके। विधिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है आपका, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में अंतर बताइए। तो अपन वो भी लिख लेंगे, वो प्रश्नों में एक और शामिल कर लेना, फिर अपन उन सबके फॉर्मेट देख लेंगे। अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर बताइए, लिख लिया। अब सबसे पहले तो अपन यही वाला अंतर देख लेते हैं, कौन सा वाला? विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार वाला। मैं ऐसे डिक्टेट करके एक एक शब्द नहीं लिखवा रही हूँ, आधार बता देती हूँ, बाकी आप पढ़ चुके हो तो आप अच्छे से लिख लोगे, आप उसको देख के लिख लेना, है ना। आधार कौन कौन से हो सकते हैं, आपको सोचने में दिक्कत होगी तो वो भले एक रफ में लिख लो, किसका? मौलिक अधिकार का और विधिक अधिकार का। ठीक, तो सबसे पहले तो इनकी वही हो जाएगी, क्या? संवैधानिक अवस्थिति। हाँ जी,
मतलब अंतर आप किन आधारों पर लिखोगे उसको आप अपने रफ में अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख लो। अब अंदर क्या लिखना है वो आप कल लिख कर लेकर आना, चेक करवा लेना। पहला तो आप उसको संवैधानिक अवस्थिति बता सकते हो, मौलिक अधिकार कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसके प्रावधान है। या तो आप इसको संवैधानिक अवस्थिति लिख सकते हो या इसके लिए पॉइंट लिख सकते हो क्या, प्रावधान। और भाग 3 के बाहर के अधिकार हो जाएंगे विधिक अधिकार, इसमें लिख दोगे भाग 3 के बाहर स्थित, उदाहरण करके भले लिख देना 326, 325। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसमें पॉइंट संशोधन का। आप लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं हो भाई आज, मतलब रोज भी नहीं रहते हो बट आज तो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हो। क्या क्या कारण है कि मुझे ही ऐसा लग रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, वो मुंह देखने लग गए। क्या क्या कारण क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ही लग रहा है। तो फिर तो एक्टिविटी तुम्हारे चेहरों पर दिख क्यों नहीं रही है? मतलब सुन सपाट बस सुन रहे हैं। नहीं तो फालतू सवाल की तो नहीं क्या बात, यहाँ सवालों की चली नहीं रही है बात, और अननेसेसरी सवालों की तो वैसे भी एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं है, और उसका मैंने वैलिड रीजन बताया। तो क्या मैं ये मान के चलूं तो क्या ये बदला लेने की प्रक्रिया है? मैं यहाँ पे एक्टिव होने का मतलब इससे नहीं है कि तुम अंट शंट प्रश्न पूछो। एक्टिव होने का मतलब इससे है कि जो टॉपिक चल रहा है उसमें तो कम से कम एक्टिव रहो कि हाँ ठीक है मैडम अगला पॉइंट ये आ सकता है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ये मेरा पढ़ाने वाला कंटेंट नहीं है, ये होमवर्क है। ये तो मैं वो बता रही हूँ आपको फॉर्मेट कि आप इन आधारों पर लिख सकते हो। तो इसमें एक्टिविटी किसको रखनी पड़ेगी? आपको ही ना, क्या अगला पॉइंट ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब बात ये है यहाँ पर कि पढ़ा नहीं है तो कुछ बन नहीं रहा है और कुछ सूझ नहीं रहा है, ये स्थिति हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, और इससे ज्यादा कितना बेइज्जत करूं यार। मैं बेइज्जत ही इसलिए कर रही हूँ इतना ज्यादा कि तुम्हारे अंदर की कोई आग स्पार्क अगर अभी बची है बुझी हुई तो वो जल जाए। या तो आप लोग इतने वो हो चुके हो आज्ञाकारी और अच्छे कि मैडम आप कुछ भी बोलो बुरा नहीं लगता। हाँ, ये स्पिरिट चाहिए मुझे। मैं जानबूझ के बुरा बोल ही इसलिए रही हूँ, और मैं बोलती इसलिए लगना है बुरा लग जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हें लग जाए, क्या पता कौन सी स्पार्क जल जाए कि तुम पढ़ने लगो। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं पानी डाल के फिर से आग लगा दूंगी और ऊपर से पेट्रोल डाल दूंगी। मैं पानी डाल के पेट्रोल भी डाल सकती हूँ। अगला हो जाएगा संशोधन। तो संशोधन में इसमें हो जाएगा संसद द्वारा विशेष बहुमत से, और विधिक अधिकारों में तो साधारण संसद कर ही सकती है, तो इसमें कैसे हो जाएगा? सामान्य बहुमत से। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? प्रवर्तन, वही वाली चीज है। इनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा, इनका जो प्रवर्तन है अनुच्छेद 32 के तहत केवल किसके द्वारा करवाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत करवाया जा सकता है हाई कोर्ट। जबकि विधिक अधिकारों का प्रवर्तन सिर्फ कौन कर सकता है? 226 के तहत हाई कोर्ट। अगला पॉइंट आ जाएगा निलंबन का। कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, और इसमें लिख दोगे इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगला लिख सकते हो इसका प्रकृति से संबंधित, कि इनमें जो है नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि इनको वापस नहीं लिया जा सकता। पर विधिक अधिकारों को वापस भी लिया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताइए। तो आई गेस वो तो आप लिख लोगे कि बताना है, उसमें डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेना खुद ही, है ना। 7 मार्कर के हिसाब से उसकी विशेषताएं बताइए। तो अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है उस हिसाब से आप खुद पहले तो आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या विशेषताएं हैं मौलिक अधिकारों की।
मौलिक अधिकार अपन इतने दिन में पढ़े हैं, क्या खास बात समझ में आई आपको विशेषताओं में? ठीक है, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हो? किस इनमें संशोधन की बात कर रहे हो, ठीक है। और सुरक्षा प्राप्त है इसको, किसकी? संविधान की गारंटी प्राप्त है, किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत, है ना। इसकी संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जटिल है, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा इसमें? ठीक है, हाँ, हम उसको ऐसा कह सकते हैं, हमारे वो जो अपन ने पहले दिन पढ़ा था ना, व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जो आवश्यक हैं वो दशाएं इसमें प्रदान की गई हैं। तो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। और अगला क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हो, अब मैं बता दे रही हूँ एक तरफ से, लगे तो शॉर्ट में लिख लेना। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत करोगे। टॉपिक क्या पूछा गया है? विशेषता। तो विशेषता बताते हुए ही शुरू करना कि भाई मौलिक अधिकार भाग 3 में इस अनुच्छेद में वर्णित है और ये क्या करते हैं? वो उद्देश्य भारत देश में राजनीतिक न्याय की, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो अपने आप में ये विशेषता भी हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। फिर आप बता दोगे बाकी विशेषताएं। सबसे पहले तो आप यही वाली चीज बता दोगे कि भाई इनको संविधान, सर्वोच्च न्यायालय की सुरक्षा प्राप्त है, गारंटी प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। फिर इसमें ये बता दोगे व्यक्ति के चहुमुखी विकास, आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक, वो अपन ने पहले दिन पढ़ा था, उसके लिए आवश्यक है। फिर इसकी जो संशोधन की प्रक्रिया है वो आसान नहीं है, विशेष बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं। फिर अगली चीज ये आ जाएगी कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये असीमित नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। हर एक अधिकार के साथ एक युक्तियुक्त प्रतिबंध दिया गया है, तो ये भी इसकी एक विशेषता हो जाएगी। अगली विशेषता आप इसमें क्या बता सकते हो? उसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति राज्य के लिए नकारात्मक है और नागरिकों के लिए तो ऑब्वियसली सकारात्मक है। फिर आप इसमें बता सकते हो कि ये क्या है? न्यायोचित है, मतलब इनका प्रवर्तन न्यायालय के द्वारा कराया जा सकता है। फिर एक और चीज वो जो आप बोल रहे थे कि किसी नागरिक को प्राप्त है, उसके लिए पॉइंट ये हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के नाते जन्म से ही प्राप्त होते हैं, मतलब अलग से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है ना कि अब इतनी एज, जैसे आर्टिकल 326 आपको कब मिलेगा? जब तुम 18 साल के हो जाओगे तभी यूज हो सकता है उसका। पर कायदे से मौलिक अधिकार कैसे हैं कि अगर आप भारत के नागरिक के तौर पे पैदा हो गए हैं तो मतलब जन्म से ही आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अगली विशेषता ये भी हो जाएगी कि जन्म से ही प्राप्त है। संविधान का मूल ढांचा है, ये बात निकल कर आ जाएगी। तो इसमें आप एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई संसद संविधान में संशोधन कर सकती है पर मौलिक अधिकारों में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। तो इस तरह से आप इसको निकाल लोगे। 5 इसमें से कम आपके 7, 8, 9 पॉइंट आराम से निकल के आ जाएंगे। आपने वो पहले दिन जो पढ़ा था, अपन ने पहले दिन डिस्कस किया था महत्व, विशेषता, उद्देश्य, आप उसको रिवाइज करना, अपने आप वहीं से 5, 6, 7 पॉइंट आपके निकल कर आ जाएंगे। तो ये आप कल चेक करवाओगे, है ना। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर हो गया, एक प्रश्न हो गया आपका विशेषताएं, और एक और क्या बचा अब अपना? एक और कुछ बच रहा था, हाँ, आर्टिकल 32 में और 226 में अंतर। तो इसका फॉर्मेट और देख लेते हैं कैसा होगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इसमें जब हम अंतर बताएंगे तो सबसे पहला आधार तो आप यही बता सकते हो किसका, कि भाई इसमें कहा क्या गया है, इसका प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या आप इसमें सीधा ऐसे लिख सकते हो, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, और 226 के तहत किसको? हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। यही अंतर है मेन दोनों में। इसके बाद अपन फिर क्या बता सकते हैं? अपन इनका बता सकते हैं विस्तार। अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो उसका विस्तार पूरे देश भर में होगा, पर उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा तो उसका विस्तार सिर्फ संबंधित राज्य में होगा। तो विस्तार इसमें क्या हो जाएगा? संपूर्ण देश में, और इसका विस्तार कहां पर हो जाएगा? संबंधित राज्य बस में। अगर हम बात करें इनके क्षेत्राधिकार की, तो अगर हम देखें इनका जो क्षेत्राधिकार है अधिक किसका है? 32 वाले का कि 26 में? मतलब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ज्यादा है कि सर्वोच्च न्यायालय का? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जोन के हिसाब से ज्यादा है, विस्तार के हिसाब से। पर अगर शक्तियों के मामले में देखा जाए तो किसका ज्यादा है? हाई कोर्ट का। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने क्या देखा
कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है और विधिक अधिकारों में भी कर सकती है। अभी अपन ने लिखा था विधिक अधिकार में कि विधिक अधिकारों के हनन के मामले में केवल कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट। तो कायदे से अगर देखा जाए तो किसका न्याय क्षेत्र बड़ा होगा? तो अगर क्षेत्र की बात करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार की बात करेंगे, तो अधिक होगा किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और अगर हम न्याय क्षेत्र की बात करेंगे तो वो ज्यादा किसका होगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि वो सिर्फ उच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय तो केवल और केवल मौलिक अधिकारों के मामले में कर सकता है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो क्षेत्राधिकार में कि इसमें आप लिख दोगे सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, और इसमें आप लिख दोगे 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों के हनन में रिट जारी कर सकता है। तो इसी से निकल के दूसरा पॉइंट आ जाएगा। हाँ क्या? अच्छा, न्याय क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32 के तहत हो जाएगा सीमित और इसके तहत हो जाएगा विस्तृत। मतलब ये पॉइंट इसी से निकाल के कर लिया अपन ने बेसिकली कंपैरिजन के हिसाब से। 32 और 226 में अगर अंतर आया भी ना तो बहुत संभावना है कि 2 मार्कर में ही आएगा। 7 मार्कर में आने की संभावना कम है, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट निकल के नहीं आता है। बट अपन को तैयार हर परिस्थिति के लिए रहना है। मान लो आ ही जाए तो हम बता सकते हैं। शुरुआत में हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, 226 का बता देंगे, आखिरी में 2, 3, 4 अंतर बता देंगे, कंक्लूड करके खत्म कर देंगे। 11 लाइनों में आराम से हो जाएगा। तो इसको एक काम करना, 2 मार्कर में भी लिख के देखना, और 7 2 में तो ज्यादा कुछ लिखोगे ही नहीं, 2 में तो 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, पर लिख के तो देखना पड़ेगा ना। आ गया तो कम से कम हमसे वो तरीका भी तो आना चाहिए लिखने का। तो भाई बधाई हो, मौलिक अधिकार खत्म हुए। मुझे बहुत हड़बड़ी थी खत्म करने की, मुझे आज इतनी टेंशन थी कि हर हाल में आज तो मैं खत्म करके जाऊंगी। बहुत लंबी कहानी चल गई है अपनी। अब कल अपन शुरू करते हैं या तो डीपीएसपीज या तो मौलिक कर्तव्य, है ना। डीपीएसपीज ऐसे थोड़े लंबे चलेंगे, मौलिक कर्तव्य भी कर सकते हैं पहले। क्या कल के कल कौन सा डे है? शनिवार। ठीक है, अगर पढ़ के आ जाओ तो कल ले लेते हैं टेस्ट, जब कहो, कल या मंडे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज फ्राइडे हो गया है, कल सैटरडे है अपने पास, तो एक दिन में अपन कल मौलिक कर्तव्य खत्म कर देते हैं, वो छोटे से, वो मौलिक कर्तव्य। और कल के कल उसको खत्म करेंगे अपन स्पीड से। आप भी रेडी रहना, मैं भी स्पीड में करवाऊंगी। तो मंडे को ले लेंगे टेस्ट, और फिर ट्यूसडे से शुरू कर देंगे अपन अपने डीपीएसपी। ठीक है, बीच में एक आध दिन हो सकता है अपनी क्लास में थोड़ी सी अपन एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए मैं जाऊंगी तो उसकी कवरिंग अपन कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मंडे टेस्ट। ठीक, गायब कोई हुआ ना तो सोच लेना, मैं फोटो ले लूंगी। अरे मैं फोटो ले लूँ, नहीं तो अक्सर क्या होता है ना, ये सब क्या कहने लगते हैं, उसी दिन हम नहीं आए थे मैम, हम नहीं आए थे। हाँ, कर दी ना, कर दी सबकी फोटो ले ली मैंने। इनमें से एक भी चेहरा गायब रहा तो फिर बताती हूँ मैं, हर फोन करवाऊंगी, उसको भी बता देना। नहीं तो मैक्सिमम लोगों का बहाना होता है उस दिन हम नहीं थे, जिस दिन टेस्ट की आपने खबर दी थी। सबके पास बहाने होते हैं।